हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो शाम के 8 बज चुके हैं और हम लोग जो है बीपीएससी टीचर वैकेंसी की जबरदस्त प्रैक्टिस सेट यहां पर लेकर आ चुके हैं जो कि जीके से संबंधित है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जितने क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है और साथ ही साथ हम आपको हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन और बन सकते हैं। तो चलिए फिलहाल देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पर आ चुका है कि हल्दी में कौन सा प्राकृतिक रंग पाया जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारा हो जाएगा पीला। हल्दी में पीला रंग जो है पाया जाता है। लेकिन अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो जो मैं आपसे पूछने वाला हूं, आप ये बताइए कि हल्दी में का रंग जो है पीला किसके कारण होता है, ये आप जरूर बताइए। बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल इस चीज को याद रखना है कि हल्दी का जो पीला रंग होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। अगर पूछा जाए कि हल्दी का रंग पीला किस कारण होता है तो वो होता है कुरकुमिन के कारण। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। हमारा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो इसका जो सेकंड पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसका राइट आंसर जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा। इससे जुड़े हुए मैं और भी फैक्ट्स आप लोगों को बता देता हूं। जो हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, इसको सबसे पहले कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। तो अगर पूछा जाए सबसे पहले कब गाया गया, तो 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। और साथ ही साथ लिखा जाए कि ये जो है वंदे मातरम कहां से लिया गया है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम था आनंद मठ। उस आनंद मठ से जो है वंदे मातरम को लिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे राष्ट्रीय गीत को यानी कि वंदे मातरम को संविधान में कब अपनाया गया था, तो ये भी याद रखेगा। वंदे मातरम को सबसे पहले 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था? तो 1950 में। सबसे पहले कब गाया गया था? तो 1911 में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, एंडीज, आल्प्स या फिर रॉकीज? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। बताइए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर एंडीज हो जाएगा। विश्व की सबसे बड़ी जो पर्वत श्रृंखला है वो एंडीज है और इसकी जो लंबाई है वो 7000 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? ये आपका एनीमोमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। एनोमीटर लिखा है लेकिन इसको आप एनीमोमीटर कर लीजिएगा। एनीमोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वर्षा, वायु की गति, वातावरणीय दाब या फिर ताप? चलिए, तो बिल्कुल इसका जो है सीधा और राइट आंसर हो जाएगा वायु की गति, जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? बताइए। बहुत बढ़िया। तो इसका अगर हम राइट आंसर की बात करें तो श्रीहरिकोटा जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर ये कहा जाए कि श्रीहरिकोटा किस जिले में पड़ता है, तो आंध्र प्रदेश में जो है श्रीहरिकोटा पड़ता है। याद रखिएगा। कंफर्म है यहां पर। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा बिखरता है? सबसे ज्यादा कौन सा जो रंग है वो बिखरता है, ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा, जब यहां पर आपने देखा होगा, पढ़ा होगा अपने साइंस, तो एक प्रिज्म होता है जिसपे हम कोई सफेद प्रकाश करते हैं तो उसमें वो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। ये चीज आप लोगों ने जो है पढ़ा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप लोगों ने विबग्योर के नाम पढ़ा होगा। VIBGYOR, विबग्योर आपने पढ़ा होगा। यानी ये कहा जाए सबसे ज्यादा कौन सा प्रकाश बिखरता है, तो विबग्योर यानी कि आपका बैगनी सबसे ज्यादा जो है बिखरता है। और सबसे कम कौन बिखरता है, तो वो लाल होता है। तो सबसे ज्यादा पूछा गया है तो आपका बैगनी हो जाएगा, क्योंकि बैगनी रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे ज्यादा कम होता है। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रक्रिया सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है? मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक शिक्षा टीके की शिक्षा, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, या फिर पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया, ये पर्यावरण अधिगम की जो है सबसे सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, इसको सही करिएगा। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? कंप्यूटर का अच्छा सा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 किलो में कितने बाइट होते हैं, तो आपका आंसर जो है 1024 बाइट हो जाएगा। अगर यही पूछा जाए एक निबल में कितने बिट होते हैं, तो एक निबल में जो है 4 बिट होते हैं, ये भी आपको याद रखना होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक निबल में 4 बिट होते हैं और 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। विश्व का सबसे हल्का धातु कौन सा है? लिथियम, एल्यूमिनियम, तांबा या फिर सीसा? सिंपल क्वेश्चन है। देखो, लिथियम जो है ये आपके आवर्त सारणी में सबसे पहले है, इसलिए जो लिथियम है वो आपका सबसे हल्का धातु हो जाएगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10। किसका उपयोग पर्यावरण को प्रदूषित करने में योगदान देगा? पेपर कैरी बैग, सूती कपड़े के थैले, नायलॉन कैरी बैग या फिर जूट कैरी बैग? देखो, इसमें जो भी ऑप्शन दिया उसमें सबसे ज्यादा जो प्रदूषण फैलाता है वो नायलॉन कैरी बैग है। ये दो तरीके का आपको प्रदूषण फैलाता है। सबसे पहली चीज तो यह है कि जब हम नायलॉन के कैरी बैग को जब हम तैयार करते हैं तो कंपनी से भी बहुत ज्यादा प्रदूषण जो है निकलता है, और साथ ही साथ जब ये तैयार हो जाता है थैला तो ये जो है कभी पिघलता नहीं है, यानी कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है ये, और ये जो है आपका सबसे ज्यादा प्रदूषण करने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। ग्लास का मुख्य घटक क्या है? बताइए। चलिए, तो आपको मैं बता दूं, जो ग्लास बनाया जाता है उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में, यानी 71% मात्रा में उसमें बालू मिलाया जाता है, बालू यानी कि सिलिका, और 14% सोडियम कार्बोनेट होता है। 14% आपका सोडियम कार्बोनेट होता है, ये भी आपको याद रखना है, Na2CO3 होता है। और साथ ही साथ 14%, अगर सॉरी 11% अगर हम बात करें तो उसमें पाया जाता है चूना पत्थर, जिसको आप लोग कैल्शियम के नाम से जानते हो। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सबसे ज्यादा 71% आपका सिलिका पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा अंग हमारे रक्त को शुद्ध करता है? स्प्लीन, गुर्दा, यकृत या फिर हृदय? बहुत बढ़िया। तो चलिए, इसके जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गुर्दा हो जाएगा। गुर्दा जो है हमारे रक्त को शुद्ध करता है। जो स्प्लीन है, स्प्लीन जिसको हम हिंदी में प्लीहा के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, आरबीसी जो है वो डेड होकर कहां जाती है? प्लीहा में जाती है। अगर पूछा जाए आरबीसी डेड होकर कहां जाती है, तो प्लीहा में जाती है। लीवर आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये आपका जो है सबसे बड़ा जो है यहाँ पर अंग पाया जाता है, अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, ऐसा कर सकते हैं। साथ ही साथ हृदय आपको पता है कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं। अगर पूछा जाए मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, तो 4 कोष्ठक इसमें पाए जाते हैं हृदय में, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चॉकलेट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कोवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बहुत बढ़िया, बताइए इसका राइट आंसर।
चलिए, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। आइवरी कोस्ट जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। कोवा यानी जिसको हम कोको बीन्स कहते हैं ना, कोको बीन्स का उत्पादक सबसे ज्यादा कौन सा देश है, तो आइवरी कोस्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट आंसर इसका हो जाएगा। समझ में आ गई बात। और अगर पूछा जाए आइवरी कोस्ट जो है किस महाद्वीप का देश है, तो ये एक अफ्रीकी देश है। अफ्रीकी जो है देश हम इसको कह सकते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक बार वीडियो को लाइक कर दो सभी लोग भैया, जितने भी लोग देख रहे हो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और कल से आप लोगों को बिहार स्पेशल स्टार्ट कर दी जाएगी, ठीक है, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी किए रहो, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे। जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये नवीकरणीय संसाधन है, ये पृथ्वी के प्रॉपर्टी में सबसे ऊपरी परत में पाए जाते हैं, ये 10 वर्ष की अवधि में बनते हैं, ये एक समय के सजीवों के अवशेष हैं। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये एक समय के सजीवों के अवशेष हैं। कल भी जब हम लोगों ने क्वेश्चन किया था तो वहां पर हम लोगों ने अनवीनीकरण जो है ईंधन के बारे में पढ़ा था। अनवीनीकरण ईंधन वो होते हैं जिनको एक बार जब वो बन जाते हैं तो उनको बनने में बहुत सालों लगते हैं। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, तो पेट्रोल ऐसा नहीं कि आज अगर खत्म हो जाएगा धरती से कल ही बनकर तैयार हो जाएगा, उसके लिए कोई फैक्ट्री लगाई जाएगी, नहीं। ये जो है जीवाश्म जब बहुत दिनों तक कहीं पड़े रहते हैं, उस पर उचित दाब और ताप लगता है, तब वो जो है जीवाश्म ईंधन बनते हैं। तो यहां पर वही चीज है कि एक समय के सजीवों के अवशेष हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, गलत कथन का चयन करें। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव केवल पृथ्वी पर है, गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है, विमान गुरुत्वाकर्षी क्षेत्र में नहीं उड़ता है। बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए। तो याद रखिएगा, देखो इसमें हम इसको एलिमिनेट करेंगे। भाई गुरुत्वाकर्षण लोहे को खींचता है, गलत बात है भाई, लोहे के साथ साथ सभी को खींचता है, वो ऐसा नहीं केवल लोहे को खींचता है। गुरुत्वाकर्षण वस्तुओं को तैरने से रोकता है, गलत। विमान गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में नहीं रहता, ये भी गलत है। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पृथ्वी के हर एक जगह पर है, ये बिल्कुल आपका करेक्ट है, केवल पृथ्वी पर है, बिल्कुल ये चीज याद रखिएगा। देखो और भी ग्रहों पर है, ऐसा नहीं खाली पृथ्वी पर ही, और भी ग्रहों पर है, लेकिन पृथ्वी पर लगभग हर एक जगह जो है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण लगता है। क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वी का कौन सा भाग इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है। जैव मंडल, पशु विहार, परतंत्र निकाय या फिर जैविक समुदाय। बताइए। तो बिल्कुल पृथ्वी का कौन सा भाग है इसकी जैव विविधता के लिए सहायक है, तो जैव मंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इसका आचरण से उसके खेत की मृदा केवल धान की खेती के लिए उपयुक्त होगी, एक साल में कई फसलों के लिए उपयुक्त हो जाएगी। उसी प्रकार फैसलों के जो है एक सेकंड, इसको क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसको थोड़ा सा आप सही करिएगा। इसमें जो ऑप्शन नंबर सी लिखा है ये आपका हो जाएगा, उसी प्रकार की फसलों के लिए भी उपजाऊ होगी या फिर बंजर हो जाएगी। उसी प्रकार, इसको हटा के उसी प्रकार फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी। चलिए, तो याद रखिएगा, अगर कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के अधिक का उपयोग बार बार धान की फसल के लिए करेगा तो उसकी जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी। तो 18 का डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान सेना प्रमुख कौन था। बिल्कुल, तो सेना प्रमुख की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फील्ड मार्शल जमशेद जी मानेक शाह, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहां पर बी बिल्कुल ही
करेक्ट हो जाएगा। तो फील्ड मार्शल MHFJ मानेकशॉ इनका पूरा नाम है। जब भारत पाक युद्ध 1971 में हुआ था तो ये सेना के प्रमुख थे, याद रखिएगा। भोजन में पोषक तत्व बनाए रखने के लिए खाने से पहले ही अवश्य क्या करना चाहिए? फलों और सब्जियों को काटने के बाद धोना चाहिए, भोजन को अधिक देर तक पकाना चाहिए, चावल तथा अनाजों को ढेर सारा पानी में धोना चाहिए, चावल तथा अनाजों को उसी पानी में पकाना चाहिए जिसमें उन्हें धोया गया है। बताइए, ये काफी सिंपल क्वेश्चन है। बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि भोजन का पोषक तत्व बना रहे तो आपको चावल या अनाज जिस पानी में धोते हो उसी पानी में आप पकाओगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में श्वेत रंग किस अर्थ को निरूपित करता है? त्याग, शांति और सत्य, जीवन की समृद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं? बहुत बढ़िया। देखो, आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो तिरंगा झंडा है उसमें 3 रंग हैं। सबसे ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद रंग है और उसके भी नीचे जो है हम अगर बात करते हैं, ठीक है, सबसे ऊपर केसरिया है, बीच में सफेद है और नीचे हरे रंग का है। जो केसरिया वाला होता है वो किसको दर्शाता है? वो ताकत और साहस को दर्शाता है। जो सफेद पट्टी है वो किसको दर्शाता है? वो शांति और सच्चाई को दर्शाता है। वहीं पर जो हरा रंग है वो हरियाली का प्रतीक होता है। तो अगर सफेद रंग की बात किया गया तो शांति और सत्य बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? समुद्री जल, नदी जल, तालाब जल, या फिर भूजल? बहुत बढ़िया। तो बिल्कुल जो भूजल है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भूजल का मतलब होता है जो जमीन के अंदर जो जल है जिनको हम लोग पीने के लिए जो है उपयोग करते हैं, वो हमारे ताजे पानी का सबसे प्रमुख स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जल परिवर्तन चक्र, वायु चक्र, जलीय हाइड्रोलॉजिक चक्र, या फिर विवर्त निकाय टेक्टोनिक चक्र? बहुत बढ़िया। जल चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बिल्कुल हाइड्रोलॉजिक चक्र इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। एक बार लाइक कर दो सभी लोग, भाई मेरे सभी लोग लाइक कर दीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। सीसा में किस सरल मशीन का उपयोग किया जाता है? चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करते हैं, ठीक है, सीसा है क्या आखिर में, क्योंकि आप हो सकता है इसका नाम भी पहली बार ही सुने हो, तो मैं आपको बता दूं जो सीसा है ये खेल के मैदान में जो है प्रयोग किए जाने वाली एक मशीन होती है जिसको हम लोग टीटर टाटर, ठीक है, टीटर टाटर खेल के मैदान में ये पाई जाती है। टीटर टाटर खेल के मैदान में पाई जाती है। सीसा एक मशीन होती है जो किस पर चलती है? तो ये उत्तोलक पर चलती है, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर जो है 1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसे सांसद की जननी कहा जाता है? किसे सांसद की जननी कहा जाता है? बताइए। ठीक है, इसको संसद कर लीजिए, सांसद नहीं होगा, संसद हो जाएगा। किसे संसद की जननी कहा जाता है? किसे संसद की जननी कहा जाता है? जर्मन संसद, अमेरिकी संसद, ब्रिटिश संसद, या फिर ग्रीक संसद? बिल्कुल, तो ब्रिटिश संसद को जो है संसद की जननी कहा जाता है, इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कीबोर्ड का कौन सा कार्य है? छपा हुआ, इनपुट टाइप, या इनपुट और आउटपुट दोनों? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जो कीबोर्ड लगी होती है, कीबोर्ड क्या होती है? एक इनपुट डिवाइस होती है। तो इनपुट बिल्कुल ही राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है?
तो बिल्कुल याद रखिएगा, भाभा की बात करेंगे तो मुंबई में स्थित है, तो मुंबई इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 28 पे आते हैं। भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बांदीपुर, कॉर्बेट, कान्हा या फिर पेरियार? चलिए इजी क्वेश्चन है, तो जिम कॉर्बेट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1936 में भारत में इसको बनाया गया था बाघों के संरक्षण के लिए। वहीं पर बात करते हैं कान्हा हमारा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। बांदीपुर कहाँ है? तो कर्नाटक है, कर्नाटक राज्य आपको याद रखना है। पेरियार पेरियार आपका केरल में पाया जाता है। तो इन चारों को आप याद रखिएगा, केरल में पेरियार, मध्य प्रदेश में कान्हा, उत्तराखंड में कॉर्बेट और कर्नाटक में बांदीपुर, ये इनके स्टेट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बारिश के 30-40 मिनट बाद बारिश का पानी पीने के लिए उपयुक्त क्यों नहीं है? इनमें बैक्टीरिया होते हैं, इसमें घुले हुए जहरीले रसायन होते हैं, खनिजों की कमी होती है या फिर ये अम्लीय होते हैं? 29। तो याद रखिएगा, जब बारिश का पानी, देखो जब बारिश का पानी यानी जब बरसात होती है उस समय तो वो पानी सबसे ज्यादा शुद्ध होता है। लेकिन क्या होता है कि जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है तो बहुत सारे प्रदूषण जो है हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, तो उनसे जब वो घुलकर आता है तो वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा अम्लीय हो जाता है, यानी कि वो प्रदूषित हो जाता है। इसलिए बारिश के पानी को नहीं पीना चाहिए, 30 से 40 मिनट बाद की बारिश का पानी नहीं पीना चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय 1894 ईस्वी में बनाया गया था। और अगर कहा जाए इसका जो यहाँ पर जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, लसाने, स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, स्विट्जरलैंड के लसाने में जो है ये स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। बाकी डेली शाम को 8 बजे जुड़िए। कल से हम लोग जो है बिहार स्पेशल स्टार्ट करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक ना किया हो तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।